तो बताते चले कि एक बार फिर से गुरुग्राम पानी पानी हो गया। कुछ ही समय की बारिश और लबालब गुरुग्राम कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल आखिर में एक बड़ा यही खड़ा होगा कि दशकों से लगातार जब बारिश हो रही है और लगातार यही जल भराव, यही समस्याएं देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर गुरुग्राम एक बार फिर से पानी पानी हो गया। खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तारुफ कराते हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, आपके पास आऊंगी। गुरुग्राम में देवेंद्र, हर साल मानसून से पहले करोड़ों रुपए ड्रेनेज सुधार, नालों की डीसिल्टिंग और पंपिंग सिस्टम पर खर्च होने के दावे किए जाते हैं। फिर भी कुछ ही घंटों की बारिश में शहर आखिर ठप क्यों पड़ जाता? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और जवाबदेही की ये गंभीर विफलता है? देखिए जया, मॉनसून का सीजन जब आता है, हर साल आता है, जब बारिशें होती है, हमने मीडिया में सुर्खियां बनते हैं, अखबार हो, टेलीविजन चैनल्स हो, मुंबई बंबई कैसे डूबी और राजधानी दिल्ली कैसे डूबी, हर साल ये देखते थे। लेकिन इस क्रम में अब गुरुग्राम का भी नाम कई सालों से आ गया है जी। गुरुग्राम भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए जहां इतना पैसा खर्च होता है। आप देखिए, गुरुग्राम हरियाणा का पहला ऐसा जिला है जो सबसे विकसित है, जिसको चमकदार जिला कहते हैं, और दिल्ली से सटा हुआ है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पर है। यही वजह है कि गुरुग्राम को इतना उभार आया। पहले कभी फरीदाबाद बहुत बड़ा जिला होता था, लेकिन मेरे को लगता है 2005 के आसपास उसके बाद गुरुग्राम की डेवलपमेंट ने तेजी पकड़ी। बिल्डर्स आए, गुरुग्राम में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होगी, लगता है जैसे हम विदेश में हैं। और जब वहां जगह नहीं रही तो बिल्डर्स फिर जीटी रोड बेल्ट में आ गए और जगह चले गए, तो गुरुग्राम का नाम बड़ा बन गया। आज जया, आपको एक आंकड़ा देता हूं, मैंने किसी बड़े उद्योगपति, पानीपत, चूंकि पानीपत में भी बड़े उद्योगपति हैं जैसे गुरुग्राम फरीदाबाद में है, गुरुग्राम का जो रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्सेस जाते हैं, आप सुनकर हैरान रह जाएगी। मेरे को अभी एक आंकड़े मिले, 95,000 करोड़ से लेकर 1,15,000 करोड़ के टैक्सेस सालाना गुरुग्राम से जाते हैं। 95,000 करोड़ से 1,15,000 तक के बीच टैक्स कलेक्शन है गुरुग्राम से, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के जैसे जीएसटी हो गया, जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया। तो ये जो बड़े टैक्स की जो मद में होती है, 1 लाख करोड़ से भी पार हो जाता है सालाना। और जो गुड़गांव से टैक्सेस जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, हरियाणा गवर्नमेंट को, ये पूरे हरियाणा का 35% है। बाकी 22 जिलों का 65%, अकेले गुरुग्राम का 35% हिस्सा, जो 95,000 करोड़ से 1,15,000 करोड़ के बीच है। गुरुग्राम की ये हालत बहुत दिन से हम देख रहे हैं। मेरे को लगता है 8-10 साल से तो हम लगातार देख रहे हैं। गुरुग्राम सुर्खियों में होता है, जब बारिश आती है डूब जाता है। सीवरेज सिस्टम नहीं है, आबादी का दबाव है, गाड़ियां बहुत है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। एक गुरुग्राम पुराना है, जो पुराना शहर था, एक गुरुग्राम नया है, जो नया सेक्टर बसे है, नई सड़कें, बड़ी बड़ी मल्टी बिल्डिंग्स है। वहां पे बड़ी बड़ी 70-70, 80, 60 मंजिल की बिल्डिंग है, जैसे लगता है हम विदेश में है, लेकिन एक तरफ पुराना गुरुग्राम है। तो मेरे को लगता है जो एजेंसीज हैं जो रख रखाव करती है, सबसे पहले गुरुग्राम नगर निगम, जिला प्रशासन ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, उसमें जिला प्रशासन भी आता है, गुरुग्राम नगर निगम, फिर जीएमडीए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एजेंसी, जीएमडीए, जैसे फरीदाबाद भी बनी है, सोनीपत भी बनी है बाद में। तो जीएमडीए, जिसका काम सीधा सांसद जो है यहाँ से राविंदर जीत है, केंद्र में मंत्री हैं, राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से, बादशाहपुर एक इंपॉर्टेंट सीट है गुरुग्राम जिले की, वो भी मंत्री है स्टेट में। तो पीछे हमने देखा 2 साल पहले, मेरे को याद है 1.5-2 साल पहले मनोहर लाल जी ने मीटिंग ली थी। मनोहर लाल जी के जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक बार पहले मेरे को लगता है राजेश खुल्लर जी, बहुत सीनियर अधिकारी है, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम है अभी, उन्होंने भी जाके पिछले साल सारे अफसरों की मीटिंग बुलाई थी कि इस बार बाढ़ नहीं आएगी, पानी की ड्रेनेज ठीक रहेगा। लेकिन अब फिर वैसे हाल है। लगातार गुरुग्राम के लोग, देखिए एक चीज आपको और बताता हूं जया, एक 250 ऐसी कंपनियां देश विदेश की जो इंटरनेशनल लेवल पे व्यापार करती हैं। 250 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर है गुरुग्राम में। एक लेडी सीईओ थी, 2 साल पहले की बात है, जब उसकी गाड़ी फंस गई ऐसे जाम में जैसे आज लगा था या पहले भी लगता रहा है, वो लेडी ये कहने लगी, ये हालत, तो उसका ये कहना था कि मुझे तो यहां से जाना पड़ेगा अपने देश वापस।
और एक और आज मेरे को इंडस्ट्रियलिस्ट ने जो बात बताई, आंखें खोल देने वाली है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े पानीपत ने ये बताई कि जो बायर्स हमारे पास आते हैं, वो आते हैं हमारी फैक्ट्री में, पहले फोटो खींचते हैं, बोलते हैं आपको मिनिमम बेसिक सुविधाएं भी नहीं है आपके पास, फोटो खींच कर लेके जाते हैं। और कुछ बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपने फार्म हाउस ले लिए हैं। कुछ जो बाहर के बायर्स आते हैं यहाँ पानीपत में या आसपास नोएडा में, जहां टेक्सटाइल का काम होता है, कई विदेशियों ने फार्म हाउस ले लिए हैं एयरपोर्ट के पास इंदिरा गांधी ने, लेकिन वो बाहर नहीं निकलते। मैंने पूछा क्यों नहीं निकलते, वो बोलते हैं पोल्यूशन इतना है। वो फार्म हाउस तो उनके हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते क्योंकि पोल्यूशन इतना है। ये स्थिति है गुड़गांव की आज। अब बिल्कुल जो स्थिति है और इस समय जिस तरह से जलभराव देखने को मिल रहा है, वो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। महेश, गुरुग्राम की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, नगर निगम, GMDA, HSVP, NHAI और PWD जैसी कई एजेंसियों में बटी हुई है। जब सड़क और एक एजेंसी की, नाला दूसरी एजेंसी का, सीवर तीसरी एजेंसी के अधीन हो, तो आखिर बारिश के दौरान अंतिम जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी हर साल शहर को जलभराव की त्रासदी की ओर धकेल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर जिम्मेदारी किसी की तय की जानी है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। वजह क्या है कि इससे पहले के पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, पब्लिक ग्रीवेंसेस की जितनी भी मीटिंग्स मनोहर लाल खट्टर रखा करते थे, वो तमाम मीटिंग्स गुरुग्राम में रखा करते थे। पूरे हरियाणा में अलग अलग कैबिनेट मंत्री अलग अलग जिलों में पहुंचते, लेकिन मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम में पहुंचते और तभी लगने लगा था कि एक लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन जो है मनोहर लाल खट्टर शायद देना चाहते हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन वो नहीं दे पाए। और नायब सिंह सैनी की बात की जाए तो नायब सिंह सैनी भी गुरुग्राम को अपनी प्राथमिकता पर रखते हैं, लेकिन इस प्राथमिकता का कोई फायदा नहीं मिल पाया। अभी जिक्र ये चल रहा है कि अलग अलग एजेंसीज हैं और किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती। देखिए, अलग अलग एजेंसीज हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज का गठन किया गया था, हिसार के लिए भी हिसार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया, गुरुग्राम के लिए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। ये इसीलिए थी कि कोऑर्डिनेशन किया जाए, एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बिल्ड किया जाए, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जाए और उसका एग्जीक्यूशन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अलग अलग एजेंसीज, और सिर्फ एजेंसीज की बात नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है, और ये सिर्फ गुरुग्राम की बात भी नहीं है। मैं हरियाणा के तमाम 23 जिलों की बात करूंगा, यहां पर तस्वीर ज्यादा नहीं बदलती है। वजह क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बेइंतहा है और ये जो बाढ़ का यानी फ्लड मैनेजमेंट का जो भी खर्च है, मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचार की सबसे जल्दी भेंट चढ़ता है। वजह क्या है कि ये इसके सबूत जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। बारिश खत्म होने के साथ ही वो सबूत खत्म हो जाते हैं। आपको याद होगा कि सरकार के किसी भी काम का ऑडिट किया जाता है और फिर ये जिम्मेदारी तय करने की कोशिश की जाती है। किसी भी कांड के बाद कोई बड़ी अगर दुर्घटना हो जाती है तो फिर सुनिश्चित किया जाता है कि फायर की एनओसी किसने दी, परमिशन किसने दी, बिल्डिंग की परमिशन कैसे मिल पाई। तो तमाम ये सवाल पैदा होते हैं, लेकिन जहां फ्लड मैनेजमेंट की बात आती है, ये भ्रष्टाचार की भेंट सबसे पहले ये पैसा चढ़ जाता है, क्योंकि यहां पर साफ सफाई की बात होती है और 1 महीना के वक्त अगर गुजर जाए तो उसके बाद उसका किसी तरह का कोई ऑडिट ना के बराबर होता है, ना कभी किसी ने किया और ना ही किया जा सकता है। तो मानकर चलिए कि इस तरह की परिस्थितियां खराब और बदतर इसलिए होती हैं क्योंकि भ्रष्टाचार बेइंतहा है। और कोऑर्डिनेशन की जहां तक बात है, कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, अथॉरिटी बनाई गई थी, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का काम क्या था? अगर तमाम कामकाज अलग अलग एजेंसीज को पहले से बटे हुए थे, अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो HSVP के पास थे, अगर जो है पानी की सप्लाई की बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ के पास था, PWD के पास सड़कें थी, तो फिर गुरुग्राम माफ कीजिएगा, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की आखिर जरूरत क्या थी? इसी कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरत थी, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, तमाम जो प्लानिंग्स हैं वो एक तरीके से कागजों में रह जाती हैं और जब जमीनी हकीकत का सामना होता है तो भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और ये हालत तो तब है जब हरियाणा में इस बार सामान्य से कुल 23% कम बारिश हुई है। अभी 2 दिन पहले तक 32% दर्ज की गई थी और हरियाणा के कुल 23 जिलों में से सिर्फ एक पलवल जिला ऐसा है जहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, वरना 32% की कमी थी। बीते 2 दिनों में चूंकि हरियाणा में काफी इलाकों में बारिश हुई तो अब ये कमी जो मानसून की सामान्य बारिश की जो कमी है औसतन वो अब 26% रह गई है। तो अगर मानसून की बारिश सामान्य से 26% कम हुई है और इस तरह के हालात गुरुग्राम में झेलने पड़ रहे हैं तो आप सोचकर चलिए कि अगर 26% सामान्य से ज्यादा बारिश हुई होती तो गुरुग्राम अब तक डूब चुका होता।
बिल्कुल विनीत जी, आपके पास आऊंगी। विशेषज्ञ वर्षों से ये कहते रहे हैं कि गुरुग्राम के पारंपरिक जोहड़ प्राकृतिक नाले, जल निकासी मार्ग और अरावली के कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण हुआ है। क्या बिना प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को बहाल किए केवल पंप और नालों की सफाई के भरोसे इस समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकता है? देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है जी। आज जो ये स्थिति गुरुग्राम की है, लगभग पूरे हरियाणा की है जी। पूरा हरियाणा जल भराव से जूझ रहा है। और आज की स्थिति का, गुरुग्राम की स्थिति का असर हुआ है कि गुरुग्राम के जो नगर निगम आयुक्त हैं प्रदीप दहिया, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि हो सकता है ट्रांसफर प्रशासनिक प्रक्रिया हो, कोई इससे कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन प्रभाव तो यही जाएगा कि उन्हें अब रोहतक का डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया है और रोहतक के डिप्टी कमिश्नर को अम्बाला भेज दिया गया है। ये तो सामान्य तबादला प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन जो मूल बातें हैं, अब देखिए 2041 का गुरुग्राम का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है और उस समय आबादी 42,50,000 अनुमानित है कि जब गुरुग्राम की आबादी बढ़ जाएगी तो अभी हम जो हमारे पास सारी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है जी। अब कितनी बार सरकार ने इस पर मंथन किया, बैठकें हुई, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दिया। और देखिए आज गुरुग्राम नगर निगम की बैठक थी, वो भी स्थगित हो गई, वो बैठक भी नहीं हो पाई। और गुरुग्राम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है, 1.5 वर्ष से नहीं हो पाया। अदालत में गया हुआ मामला है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज अवमानना का मामला है। हाई कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन तब भी चुनाव नहीं कराए गए, तो आज वहां अवमानना का मामला चल रहा है, तो आज उसकी सुनवाई हो रही है। तो गुरुग्राम की जो आधारभूत समस्याएं, अब देखा जाए तो 2000 के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने तो कोई वहां हुड्डा का सेक्टर काटा नहीं है, प्राइवेट बिल्डर्स बहुत आए हैं, तो प्राइवेट बिल्डरों के लिए तो कमाई का धंधा है ही है। और इसके अलावा सरकार को भी, जिस तरह से कथूरिया ही बता रहे थे, कितने राजस्व की कमाई गुरुग्राम से ही होती है। लगभग आधा जो कमाई होती है टैक्सों की, चाहे केंद्र के, चाहे केंद्रीय कर हो, चाहे स्टेट कर हो, तो चाहे स्टाम्प ड्यूटी हो, चाहे अन्य मद हो, तो हरियाणा को ही सबसे ज्यादा कमाई गुरुग्राम से मिलती है। लेकिन इसके बदले में गुरुग्राम का नियोजित विकास नहीं हो पाया। क्या अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं है? अब सरकार सुशासन के वादे और दावे तो करती है, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देते। हर बार बैठकें होती है, कहा जाता है कि स्थिति में सुधार होगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं जा रहा? केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कई बार अधिकारियों को लताड़ भी लगा चुके हैं, वो अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर चुके हैं, तो लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा। जो प्राकृतिक नाले हैं दूसरे, उन पर अवैध निर्माण तो है ही है। अगर अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, कुछ दिन तो अभियान चलता है, बाद में किसी ना किसी कारण से वो दम तोड़ जाता है। तो इसलिए एक प्रशासनिक अमले को सक्रिय करने की आवश्यकता है और सरकार को अपनी इच्छा शक्ति भी दिखानी होगी। बिल्कुल, और गुरुग्राम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इस बात को भी ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद ये हाल गुरुग्राम का हो रहा है। देवेंद्र, गुरुग्राम देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हब और सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में गिना जाता है, लेकिन शहरी विकास की रफ्तार के मुकाबले ड्रेनेज, सेवा और जल निकासी का बुनियादी ढांचा आखिर क्यों नहीं बढ़ाया गया? क्या मास्टर प्लान और जमीन पर हुए विकास के बीच गंभीर असंतुलन आज शहर के डूबने की सबसे बड़ी वजह बन चुका है? देखिए जय, एक दिलचस्प बात और आपको बताता हूँ। गुरुग्राम की जैसे डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी हुई है पूरे हरियाणा में, उसका कोई ना कोई मंत्री अध्यक्षता करता है। हर महीने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक होती है। गुरुग्राम मुख्यमंत्री के पास है, नायब सैनी हर महीने जाते हैं वहां, उसके अलावा भी जाते रहते हैं, लेकिन गुरुग्राम में महीने में एक तो होता ही है डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में। लोगों को भी लगता है कि मुख्यमंत्री के इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है कि अपनी समस्या या शिकायत मुख्यमंत्री के सामने रखे, तो मुख्यमंत्री जाते भी हैं वहां। और भी कई कार्यक्रम होते हैं गुरुग्राम में, एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, तो फिर गुरुग्राम का भी प्रोग्राम बन जाता है। तो गुरुग्राम में हर बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री रुचि लेता है। आज की बात नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा थे, मनोहर लाल जी थे, नायब सिंह सैनी है, ओम प्रकाश चौटाला थे, जितने मुख्यमंत्री सबका। मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे साथी पत्रकार कहा करते थे, अगर जिस पार्टी की सरकार है हरियाणा में, अगर उसके विधायक को मिलना हो आपको, मंत्री को, वो आपको गुरुग्राम में मिलेगा, जो विपक्ष का होगा वो चंडीगढ़ में मिलेगा। आप समझ आइए, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, सबका ध्यान गुरुग्राम की तरफ ज्यादा आकर्षण रहता है। उसके बाद भी ये स्थिति है गुरुग्राम की। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि जो बाहर से बायर्स आते हैं पानीपत जैसे शहर में खरीदारी करने,
यहाँ फैक्ट्री की फोटो खींचते, बोलते तुम्हारे पास ये हालत है, इस हालत में हो आप। और उन्होंने फार्म हाउस खरीदे हुए हैं एयरपोर्ट के पास दिल्ली में, क्योंकि गुड़गांव बिल्कुल नजदीक है। फार्म हाउस खरीदे हुए हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते, फार्म हाउस में ही रहते हैं जब आते हैं, क्योंकि प्रदूषण इतना है। तो ये स्थिति है। गुरुग्राम के दिन कब फिरेंगे? और आप देखिए, विकसित भारत 2047 की बात रोज की जाती है। 2024 के जब चुनाव थे हरियाणा में, पानीपत में एक बड़ा अग्रवाल सम्मेलन हो रहा था, तो वहां ये विकसित भारत की बात आई। नेता लोग बोले थे विकसित भारत, अमेरिका की तरह आपकी गाड़ियां चलेंगी, ये वो। तो जब सम्मेलन खत्म हो गया, मैं मौजूद था, 2 IITians थे पानीपत के, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे। उन्होंने ये कहा आप विकसित भारत की बात करें, हमारा नगर निगम नाले तो साफ कर नहीं सकता, विकसित भारत कैसे बनेगा? तो ये हाल रहा। जैसे 2 दिन पानीपत में भी यही स्थिति थी जो आज गुरुग्राम में है। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ये कहना है कि विकसित भारत 2047 की तो बात करो, लेकिन ये हाल रहा तो विकसित भारत कैसे बनेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। सवाल उठा रहे हैं, ये वही युवा है जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर थे, पार्टिसिपेशन कर रहे थे, कि ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब बिल्कुल इन छोटे छोटे जो मुद्दे यही बड़े बनते जा रहे हैं, और इसी पर सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं अब वही की ये दशा है। देवेंद्र, छोटा सा जवाब लेंगे। जब गुरुग्राम देश की अर्थव्यवस्था, IT सेक्टर और वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र, तब क्या हर मानसून में शहर का ठप हो जाना केवल प्रशासनिक लापरवाही है, या ये भारत के शहरी विकास मॉडल पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है? देखिए जया, मैं ये कहता हूं, देखिए महेश, देवेंद्र आपके पास बहुत सारे सेक्टर। बिल्कुल महेश, से मेरा सवाल है, देवेंद्र वक्त की कमी है और आगे अभी और जानकारी लेंगे। जी महेश जी। देखिए, बिल्कुल मॉडल का फेलियर तो है। आप एक मेट्रोपॉलिटन शहर की कल्पना करते हैं, और स्मार्ट सिटीज का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में 100 स्मार्ट सिटीज बनाए जाएंगे। तो हरियाणा में मोदी जी ये बता दें कि कौन सा शहर अब स्मार्ट बन चुका है, और अगर गुरुग्राम को आप स्मार्ट शहर नहीं बना सकते हैं, तो फिर हरियाणा के कौन से शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मार्ट बनाने वाले हैं? ये मानकर चलिए कि फेलियर तो है। फेलियर से इनकार कैसे करेंगे? ये स्थानीय एजेंसीज का फेलियर है, ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर है। और मुझे लगता है क्योंकि केंद्रीय टैक्सेस काफी ज्यादा इस इलाके से, इस जिले से मिलते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सेंटर का भी इसे एक फेलियर कहा जा सकता है। क्यों इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई कि एक मेट्रोपॉलिटन शहर के तौर पर एक खूबसूरत तस्वीर जो है इस शहर की तैयार की जाती है? अगर फेलियर है तो सबका है। बिल्कुल फेलियर है तो जिम्मेदारी भी आखिर अब किसकी यहाँ पर तय होनी चाहिए? बहरहाल क्योंकि हर डिपार्टमेंट अलग अलग हाथों में है, जिम्मेदारी किसकी तय की जाए? एक आखिरी और छोटा सा जवाब विनीत जी आपसे लेंगे कि क्या अब समय आ गया कि गुरुग्राम के लिए केवल तत्कालिक राहत नहीं बल्कि वैज्ञानिक शहरी नियोजन, प्राकृतिक जल निकासी की बहाली, सख्त जवाबदेही और दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार को अब कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया जाए? देखिए, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पूरा खाका तैयार किया था और अधिकारियों के साथ बातचीत करके एक रूपरेखा बनाई थी, लेकिन वो धरातल पर तो उतरी नहीं। अब नैतिक सिंह सैनी इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने ये पहले से कल्पना थी कि मानसून के दौरान ये स्थिति होगी। अब नालों की खुदाई अब शुरू हो रही है वहां पर गुरुग्राम में, और जो भी वो ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज हैं, उनकी हालत देखिए, वो वहां पर इतनी ज्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं नियोजन में तो कमी है, ये प्लानिंग की कमी है, और उसको धरातल पर उतारने की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है। बिल्कुल। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और गुरुग्राम देश की आर्थिक राजधानी जैसे उभरते शहरों में गिना जाता, लेकिन हर मानसून में यही शहर पानी में डूब जाता। सवाल सिर्फ जल भराव का नहीं बल्कि जवाबदेही और शहरी नियोजन का भी है, प्रशासनिक इच्छा शक्ति का भी है। जब तक अलग अलग एजेंसियों के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी, वैज्ञानिक ड्रेनेज सिस्टम, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों का संरक्षण और समयबद्ध निगरानी सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक हर बारिश के बाद यही बहस दोहराई जाती रहेगी। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।